हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और आज मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से। और इससे पूरा आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, स्पेशली अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो। जी हाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मिस्टर शकील अहमद। और मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि ये ना सिर्फ लोगों की मदद करते लेकिन ये समाज सेवा भी करते। अब समाज सेवा इस तरीके से करते कि दोस्तों, ऐसी चीज में लोगों को मदद करना जो बहुत कम लोग जिसकी जानकारी रखते हैं, बहुत सारे लोग उस वजह से परेशान है, वो क्या है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर कॉर्पोरेट करने के अलावा बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है उस वजह से लोग बहुत सारे परेशानियों में फंस जाते हैं सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी का जो बनाने का मकसद है वो ये है कि सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के रहे, लेकिन सोसाइटी में इतने डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं कि पूछिए मत। तो जो शकील सर है वो एक इंट्रोडक्शन देंगे, वो बताएंगे हमें कि किस तरीके से सोसाइटी के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो प्रॉब्लम्स किस तरीके की होती है और कैसे इसका हल निकाला जाए। तो कैसे आप सर बताएंगे। आप शकील सर, आप बताइए कैसे आप। जी एकदम फर्स्ट क्लास सर। और तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कैसे लोगों की मदद करते हैं। देखिए लोगों की मदद जो होती है, लोगों को मतलब जिस तरीके से हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे अपना ड्यूज़ का हो गया। ड्यूज़ के काफ़ी सोसाइटियों ने ट्रांसफ़र नहीं किए हुए होते हैं, तो वो ड्यूज़ मारते हैं, ट्रांसफ़र भी नहीं होते हैं। फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें कभी कभी कोई कुछ लोगों को सेल के ऊपर निकालना पड़ता है, तो सोसाइटी को वो चीज़ सस्ते में चाहिए होती है, तो उनको सेल की और उनकी एनओसी नहीं देते हैं। फिर वो समझिए कोई आदमी इंसान खरीद भी लेता है वो चीज़ों को, तो उनको मेंबरशिप नहीं देते इजीली। हालांकि ये प्रोसीजिंग जो है ऐसा है कि आपने अगर परचेज किया है, परचेज करने के बाद में अगर सोसाइटी को एप्लीकेशन किया है, तो सोसाइटी को 90 डेज के अंदर आपको मेंबरशिप देना चाहिए। ओके, मतलब खरीदने के बाद 90 दिनों हाँ, में। और 90 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो रजिस्ट्रार के पास जाके अपील करना चाहिए, जिससे कि वो आपको मेंबरशिप का ऑर्डर और अपने 1A79 के अंदर ऑथोराइज ऑफिसर को अपॉइंट करे, और आपका सेल सर्टिफिकेट और आपके आईजी रजिस्टर कर दे, ताकि आपको मेंटेनेंस का बिल आपके नाम से आना चालू हो जाए। तो ये रजिस्टर के हाथ में रहता है। सोसाइटी नहीं करती है, लेकिन काम कभी रुकता नहीं है, वो आगे के काम डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से होते हैं। अच्छा। जी। तो सर, एक जो बहुत ही कॉमन सब लोगों का सवाल होगा माइंड में, कि सोसाइटी जो है, ये सवाल दो पार्ट में, कि सोसाइटी वाले लोग पार्किंग जो है, बिल्डर अक्सर जगह छोड़ देता है, जैसे बिल्डिंग में कंपाउंड छोड़ दिया, पार्किंग कानूनी तौर पे बेची नहीं जा सकती। तो सोसाइटी वाले परेशान करते पार्किंग देने में, चाहे वो ओनर हो या कोई ओनर का टेनेंट हो। तो ये डिस्प्यूट में आपकी लोगों को क्या सलाह होगी। देखिए ऐसा है कि अगर सोसाइटी के अंदर इतना स्पेस नहीं है गाड़ी पार्किंग के लिए, तो अगर कोई मेंबर अगर उसमें से बेच के जाता है फ्लैट, या पार्किंग की जगह है, तो पुरानी जो मेंबर हैं उनको वेटिंग में जो लोग रहते हैं उनको पार्किंग की जगह दी जाती है। जो नए मेंबर एकदम आते हैं तो उनको वेटिंग में अगर जगह नहीं है तो उनको पार्किंग की जगह बिल्डिंग के अंदर नहीं मिलती है। और पार्किंग में जो उनके एग्रीमेंट के ऊपर अगर समझिए एक एग्रीमेंट पार्किंग अलॉट हुई है या दो अलॉट हुई है, तो उसी हिसाब से रुक जाता है। लेकिन ज़्यादा करके क्या है, चेयरमैन सेक्रेटरी ये सब थोड़ा दादागिरी करते हैं उसके ऊपर, और खुद दो दो तीन तीन चार चार पार्किंग रख लेते हैं, दूसरों को मेंबर लोगों को पार्किंगों के अंदर तकलीफ देते हैं। लेकिन ये पार्किंग का मैटर ऐसा है कि ये इंटरनल मैटर होता है, इसको सिर्फ सोसाइटी और मेंबर के बीच में ही होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास ही पार्किंग का मैटर नहीं चलता है। अगर कलेक्टर लैंड है, महाडा का लैंड है, आपने परचेज की है, फ्लैट परचेज किया है और उसके अंदर पार्किंग लिखी है, तो पार्किंग का अलॉटमेंट ये सब फिर गवर्नमेंट लॉबी के ऊपर आ जाता है, अगर उनका लैंड है। प्राइवेट लैंड के ऊपर आप पार्किंग के विषय में सोसाइटी और आपके बीच में बात रहती है। और गवर्नमेंट का लैंड रहता है तो वो पार्किंग के अलॉटमेंट और रजिस्टर, अगर आप फ्लैट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फ्लैट का ट्रांसफर रेडी रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग अपना रेट लेते हैं, लेकिन वो पार्किंग भी की भी एनओसी साथ में देते हैं कि आपको पार्किंग अलॉट की गई है साथ में।
क्योंकि अगर पुराने वाले के पास पार्किंग थी तो वो उसकी पार्किंग का पैसा आप भरोगे, आपके नाम पे आ जाएगी पार्किंग। जी। और सर जैसे बहुत सारे दर्शक है जिनको उनके सेक्रेटरी परेशान करते होंगे या उनकी कंप्लेंट छोटी मोटी सही वो नहीं मानते होंगे, तो जैसे इन लोगों को क्या सही रास्ता देखना चाहिए? जैसे हमारे दर्शक पूरे इंडिया से, तो जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रह रहे, तो उनको आप कंप्लेंट किस तरीके से की जाए, मतलब किसको की जाए सेक्रेटरी के खिलाफ और किस तरीके से की जाए? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सोसाइटी को हमें जो है, ये जो भी कमेटी है उसको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर चीज का एक रूल है जो बायलॉज के हिसाब से है। बायलॉज के हिसाब से अगर हर चीज का अपडेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेंबर और सोसाइटी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो किसी तरह का। क्योंकि हम लोग कभी कभी अपनी मनमानी करते हैं तो सोसाइटी उसके अंदर ईगो रखती है तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर रूल से हम लोग चलेंगे, जैसे हम लोग टाइम टू टाइम ड्यूज जो सोसाइटी का मेंटेनेंस है वो क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी को भी वो चीज, वॉचमैन है उनके, पानी का हो गया, लाइट का हो गया, सब चीजों को बिलिंग करना पड़ता है उनको भी। अगर हम नहीं देते हैं तो वो फिर 101 सोसाइटी फाइल करती है उसके ऊपर। लेकिन 101 जब फाइल करती है तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होती, तो रिकवरी फुल होती है उसके ऊपर। अच्छा, ओके। और आपकी जो कंपनी है सब प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये कितनी पुरानी है, इसमें आप कैसे कैसे हेल्प करते लोगों को? जैसे इसमें लिखा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का आप करवा के देते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया, रीडेवलपमेंट हो गया, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि भाई बिल्डर कैसा आएगा रीडेवलपमेंट के लिए, कैसा नहीं आएगा। सोसाइटी के पास कन्वेंस नहीं रहते हैं, उनको उनको हमारा काम रहता है सोसाइटी को कन्वेंस लाके देने का। उनका कन्वेंस की स्टाम्प ड्यूटी भरवाना, उनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना, चाहे भले हमें वो डीडीआर के पास से हियरिंग रख के उनको डीम कन्वेंस का ऑर्डर लेना पड़े, बाद में एजुडिकेशन में जाके टाइटल का ले लेते हैं। फिर उनको बिल्डर भी फिजिबल रिपोर्ट करके उनको बिल्डर अपॉइंट करा के देते हैं 79A के अंदर। ओके जी। लेकिन मेंबर लोग जब तक एग्री नहीं करते हैं कि भाई हमको ये बिल्डर पसंद है या उसकी साइट नहीं देखते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये ब्रोकरी एजेंट के अंदर ये काम नहीं होते हैं। क्योंकि रीडेवलपमेंट में एक टेक्निकली कुछ ग्राउंड चलते हैं कि जैसे कि हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर अगर सोसाइटी है तो हमें सोसाइटी को फिजिबल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। कितना एरिया मेंबर लोगों के पास है, कितना नहीं है, लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर हैं क्या नहीं है, आपसी फ्लैटों का पहले टाइटल क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में वो फिजिबल रिपोर्ट लेके टेंडर डाल सकते हैं। फिर एक बिल्डर अपॉइंट होता है, बिल्डर की साइट देखी जाती है, फिर वो हिसाब से वो लोग चॉइस करते हैं कौन सा बिल्डर चाहिए। हमारा काम रहता है फिर 79A के अंदर बिल्डर को अपॉइंट करा के दे देने का, कंपनी के नाम से 79A निकाल के उनका DA साइन करा देना, कंसल्ट लेटर मेंबर लोगों की तरफ से, ताकि उनका काम सेफली हो जाए। या बैंक गारंटी उसके अंदर अप्रूवल होती है कि भाई नहीं हमें बैंक गारंटी की सिक्योरिटी चाहिए, ताकि बिल्डर हमारा कहीं जाए नहीं, या रेरा में इसको करके चाहिए, तो हम उस तरीके से रीडेवलपमेंट को बिठा के देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शकील सर ने हमें बहुत सारी और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई है। इनकी ऑफिस जो है वो मुंबई, हाल फिलहाल अभी अभी एक नया एक इशू चालू हुआ है जो लोगों को ज्यादा नहीं मालूम है, उसके रूल्स भी लोगों को नहीं मालूम है। आज एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। आज इलेक्ट्रिक जब गाड़ियां आई हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि भाई इसके अंदर उन्होंने GR निकाला है कि आपको डायरेक्ट पावर बैंक वाला आएगा, पावर का पॉइंट लगा के जाएगा, चाहे वो अदानी हो चाहे टाटा पावर हो, तो उनके लिए एक डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन वो लोग सोसाइटी में विजिट कर रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ मालूम नहीं है कि आगे का GR नहीं आया है। सोसाइटी हमें बोलती है कि भाई ये इसकी NOC BMC से लेनी है, वो BMC वाले के पास उसके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो काफी लोगों ने गाड़ियां ली है जिनको सोसाइटियां जो है पावर पॉइंट नहीं लगाने दे रही, उनकी गाड़ियां सोसाइटी में चार्ज नहीं हो रही हैं आज। तो हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ये GR आए जल्दी। और जो सोसाइटी कंफ्यूज है, उन्होंने BMC के ऊपर डाला है कि भाई BMC से NOC देंगे, BMC इसकी NOC देगी नहीं क्योंकि ये इंटरनल मामला है।
अब इंटरनल मामले के अंदर फायर वाला एनओसी दे सकता है, लेकिन मेन है सोसाइटी को। अभी पोल्यूशन के लिए हमारे देश में, हमारी कंट्री में इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन रोकने के लिए हमारी ये गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन अभी इसके अंदर सोसाइटी को कुछ क्लियरिंग नहीं आई है। सोसाइटी कुछ इसके अंदर मनमानी कर रही है, वो लोग नहीं चाहते, उनके कुछ एगो प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। तो इनके ऊपर हम सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इनको टेक्निकली कौन से ग्राउंड के अंदर और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ये आगे लोगों को तकलीफ नहीं दें। अगर लोग चार्जिंग गाड़ियां खरीदते हैं तो उनको इजीली उनको पॉइंट मिल जाए और सोसाइटी उनको एनओसी दे दे। फिलहाल हमें भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी कंपनियों के ऊपर से भी हम, जैसे टाटा है, जो भी कंपनियां जितने भी चार्जिंगों की निकाली हैं गाड़ियां, तो हमने सबको अभी फिलहाल अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट डाला है कि भाई अपने गाड़ियां तो बेची हैं, लेकिन गाड़ियां खरीद के क्या फ़ायदा है, जो कि लोगों को तकलीफ हो रही है वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। सही बात है। तो हमें अपनी तरफ से कंपनी ने अगर ये गाड़ियां लॉन्च की हैं तो वो अपनी तरफ से हमें एक ओपिनियन दे पहले कि उन्होंने क्या पासिंग के ऊपर ये गाड़ियां बेची हैं और आगे की कार्रवाई किसके ऊपर, जो अगर कोई कनेक्शन नहीं करने देता तो किसके ऊपर होनी चाहिए और कौन इसका लीगल एडवाइजर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि अभी ये नवा डिस्प्यूट भी सोसाइटीज़ में आ रहा है पार्किंग के पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो मैं आपसे आपका और कीमती समय नहीं लूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैं देख सकता हूँ कि आपकी ऑफिस मुंबई में है, तो आप हम अगर आपसे कोई मिलने आना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उन्हें बता सकते हैं आपकी ऑफिस मुंबई में बांद्रा में कहाँ है? जी, मेरी ऑफिस मुंबई रफ़ी मेंशन गुरु नानक पार्क 28th रोड बांद्रा वेस्ट में है। दूसरा ऑफिस मेरा कांदिवली वेस्ट में है, जो दोनों सेंटर में है। और हमारी एक लीगल टीम, आर्किटेक्ट और मेरे कुछ एम्प्लॉय हैं जो साथ में काम करते हैं। कुछ लीगल में एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर हैं, आर्किटेक्ट हैं और आपका मेजरमेंट वाले हैं। तो ये हमारा ग्रुप पूरा है, तो हमको ग्रुप की कोई जरूरत है नहीं कि हमारा कोई काम पेंडिंग रुकता नहीं है। हमारा पूरा लीगल टीम पूरी। वेरी गुड। और आपका और हम लोग ने काफी काम किया है, काम हमने कम किया है लेकिन वन साइड काम किया है। और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको ही हम मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पैसे के लिए किसी गलत आदमी को हम सपोर्ट करें, वैसा भी नहीं होता है। हम एक मैटर जब चलाते हैं तो हम लीगल, जो आदमी उसका हकदार होता है उसके हिसाब से मैटर चलाते हैं। कोई भी गलत आदमी अगर चलाता है किसी को परेशान करने के लिए और हमें पैसे देने की कोशिश करता है तो हम काम नहीं लेते। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप सर का नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सर का नंबर है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सर आपके ऑफिस का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक है? सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक के इनका टाइमिंग है। आप कार्ड पे इनका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस देख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी जानकारी दी। दोस्तों सर जो है ये सारे टॉपिक्स में काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर अलग भी वीडियो बनाएं और जानकारी दें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको सर से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं और सर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। थैंक यू सर।